रजिस्टर है, ये कौन है, इंडक्टर है। रजिस्टर क्या कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है। दोनों के अपोज करने के मेथड अलग अलग, लेकिन दोनों भी अपोज करना ना। हो सकता है जब ये अपोज कर रहा हो तो ये सपोर्ट कर रहा हो, जब ये अपोज कर रहा हो तो ये अपोज कर रहा हो। बेटा जब करंट लो होता है तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है करंट बढ़ाने के लिए। आज के टॉपिक में हम लोग और 3 सर्किट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेटा कौन सा, दैट इज इसके पहले हम लोगों ने कितने सर्किट्स के बारे में देखा, 3 सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। मतलब सिर्फ रजिस्टर हो, सिर्फ इंडक्टर हो, सिर्फ कैपेसिटर हो, इस तरह के सर्किट्स को हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी। पहली चीज तो ये कि करंट और ईएमएफ में, मतलब करंट और वोल्टेज में जो भी क्या होता है, फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस हम लोगों ने वेव डायग्राम से रिप्रेजेंट किया और फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। व्हाई? बिकॉज दोनों में क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा बेटा कि जैसे मान के चलो अगर हम लोग रेजिस्टिव सर्किट लेंगे, ये रहा हमारा कौन सा, रेजिस्टिव सर्किट, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इंडक्टिव सर्किट, ये रहा हमारा इंडक्टिव सर्किट, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कौन सा, बोलो, कैपेसिटिव सर्किट, ये अपना कैपेसिटिव सर्किट, ठीक। बोलो यहां पे रेजिस्टिव सर्किट में क्या देखा, ईएमएफ की वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का फार्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये देखा बराबर। आई नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा, आई नॉट इज इक्वल टू क्या था अपना, ई नॉट बाय आर, यही था ना, ई नॉट बाय आर। रजिस्टर इज प्योर रजिस्टर है। इसके बाद हम लोगों ने देखा अगर आपका ये रहा ईएमएफ दैट इज ई नॉट, तो यही है हमारा कौन, आई नॉट, बराबर। इसका मतलब दोनों में फेज डिफरेंस, फेज की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 डिग्री। फेज जो है आप किससे डिनोट करेंगे, फाई से। तो व्हाट इज द फेज, फेज इज नथिंग बट द एंगल इन बिटवीन करंट एज वेल एज ईएमएफ, ये हम लोगों ने देखा, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने इसके क्या देखा, वेव डायग्राम देखी। वेव डायग्राम में क्या देखा, ये हमारा किसका, ईएमएफ का, तो ये हमारा किसका है, करंट का, बराबर। ये फेजर डायग्राम और ये हमारी ईएमएफ की डायग्राम, ये बात समझ में आई। उसी तरह से हम लोगों ने देखा इंडक्टिव सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट में बेटा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू, बोलो, आई नॉट साइन, हाँ, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बहुत बढ़िया। आई नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा, बोलो, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू कितना था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू एल, बराबर है। फेजर डायग्राम की अगर बात करेंगे, कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, बिकॉज वी हैव द माइनस पाई बाय 2, बराबर। तो अपन कैसे डायग्राम निकाले थे, ये अगर आपका ईएमएफ हो तो ये क्या होगा, आपका करंट होगा आई नॉट। ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। अपन जब रिप्रेजेंट किए तो इस तरह से निकाला था, ये अपना कौन था, ई नॉट, और ये कौन था, आई नॉट। दोनों में एंगल 90 बना और हमारा ओमेगा टी था। अगर डायरेक्टली ऐसा लिख दिया जाए तो ई नॉट और आई नॉट में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट का E इज इक्वल टू कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद हमारा करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू, बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट बाय एक्सी। एक्सी क्या होता है बेटा, एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, या फिर एक्सी को अपन लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ इंटू सी। ये वाला था हमारा पूरा कंसेप्ट। तो इसके बाद हम लोग इसमें अगर फेजर डायग्राम निकाले तो ये हमारा कौन है बेटा, बोलो, ये रहा आपका ईएमएफ, तो ये कौन होगा आपका करंट, ये क्या है, 90 डिग्री। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अगर हम लोग वेव डायग्राम, इसकी अगर वेव डायग्राम की बात करेंगे तो ये रहा ईएमएफ, तो करंट लैग कर रहा है। लैग का मीनिंग क्या होता है, कब चालू होगा, ये पीछे से चालू होगा। पीछे मतलब यहां से चालू होगा ना, 90 डिग्री यहां से चालू होगा, ये रहा, बात समझ में आई। तो इसका मतलब अपन यहां पे ले सकते, इसको खींच के लेके आना इस तरह से, बराबर है। इधर देखिए इसकी वेव डायग्राम, बोलो कौन, ये रहा आपका कौन, ईएमएफ। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड का मीनिंग कहा, जब यहाँ पे ये 0 था तभी ये पहले से बन गया था, ये ऐसे, जब ये 0 तब ये हाई पे रहेगा, ये, बराबर है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, अपन इस तरह से निकालते हैं, बराबर है। तो ये रहा वेव डायग्राम और ये रहा आपका फेजर डायग्राम। इस तरह से हमने प्रोग्राम देखा। अब हर बार आपने जब लिखा था बेटा यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली क्या लिखा था, कैपेसिटिव। प्योरली का मीनिंग क्या होता है, प्योरली का मीनिंग क्या होगा, वहां पे सिर्फ रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर होगा, इसके अलावा किसी भी तरह का और कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, किसका, रजिस्टर इंडक्टर का, रजिस्टर कैपेसिटर का, इंडक्टर कैपेसिटर का। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन अपन बनाएंगे, क्लियर है। और तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन फिलहाल किस में पढ़ेंगे अपन, बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है।
और एक चौथा कॉम्बिनेशन होता है किसका, तीनों का भी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं RLC। क्या बोलेंगे, RLC। ठीक, चलो देखो, तो भी पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सा वाला, यहां पे RL। क्या पढ़ेंगे, RL सर्किट। RL का मीनिंग रजिस्टर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। तो ये रहा आपका R और ये रहा आपका इंडक्टर, ये। ठीक, चलो ये आपका कौन सा सोर्स, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये रहा आपका L, ये रहा आपका R। ठीक, अब देखो ध्यान देना, यहां पे क्या क्या चीजें निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे वो चीजें निकालेंगे कौन सी वाली, E0 की जगह पे क्या आएगा, I0 क्या होता है, और इसमें रेजिस्टेंस मतलब अपन ने इसका क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ XC या फिर XL। रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हम लोगों ने देखा, इसमें कितना रिएक्टेंस प्रोड्यूस होगा। वाई, बिकॉज अभी यहाँ पे एक रजिस्टर भी आ रहा है, ये भी क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। और इंडक्टर जब करंट चेंज होता है तब इंडक्टर भी क्या करता है, चेंज को अपोज करता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनके जो रजिस्ट होने वाली चीज है, ये भी हमको पढ़नी है बेटा इस सर्किट में। ठीक, एकदम इजी है, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। देखो पहली चीज तो देखो, यहां पे मैं कुछ चीजें निकालना चाहता हूं, ड्रॉ करना चाहता हूं। अगर करंट आपका इसमें EMF E नॉट, व्हाट इज दिस E नॉट, पीक EMF किसके लिए बेटा, R के लिए। अब देखो यहां पे दो इसमें लगाए हुए हैं सीरीज में, तो इसके अक्रॉस में जो रजिस्टर क्या बोलते हैं EMF रहेगा वो क्या होगा, ER होगा, और इसके क्या अक्रॉस में कितना होगा, EL होगा। ये समझ में आया, ER और EL। वाई, बिकॉज दोनों किसमें है, सीरीज में। तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो क्या रहा, ER, और इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, EL। ये तो समझ में आया। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दोनों के लिए करंट अलग अलग है, या दोनों के लिए करंट सेम रहेगा एट एनी इंस्टेंट, सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में। तो एक बात तो हमको पता है पहले से, कौन सी चीज, कि कोई भी दो कंपोनेंट, भले आपका रजिस्टर रहे, इंडक्टर रहे, या रजिस्टर इंडक्टर रहे, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिवाइड होता है, और करंट कैसा होगा, सेम। अगर पैरेलल में होते तो करंट डिवाइड होता दो पार्ट में, और दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल कैसा होता, सेम। अब बताइए पोटेंशियल अलग अलग है, नो डाउट। चलो अब इसके लिए फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो बेटा यहां पे ये कौन है आपका, बोलो, ये रहा आपका ER। कौन सा वाला ER है ये, या फिर E0, क्या लिखेंगे, E0। व्हाट इज दिस E0 रे, पीक EMF किसके लिए, रजिस्टर के लिए। अगर इसका इधर होगा तो करंट भी इधर ही होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, I0। सर ये कहां से आया, सर ये आया यहां से, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट के लिए EMF में और करंट में कितने का फेज का डिफरेंस है, 0। तो मैंने ऐसे निकाला। और इंडक्टर के लिए मुझे बताइए, करंट हमेशा अपन इधर ही निकालेंगे बेटा, I0, इधर ही निकालेंगे करंट। ठीक, EMF क्या होता है, लीड करता है या लैग करता है, लीड करता है। किसके लिए, इंडक्टिव सर्किट के लीड मतलब नीचे निकाले या ऊपर निकाले, तो मेरे को निकालना पड़ेगा बेटा ऊपर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, E0, किसके लिए, L के लिए। सर लेकिन आपने यहां पे तो ऐसे लिखा था, यहां पे तो ऐसे लिखा था, यहां पे लिखा आपने EMF, नीचे लिखा करंट। बेटा आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, या आप EMF को ऊपर लिखो, करंट को उधर लिखो। अभी भी बताइए कौन लीड कर रहा है, EMF ही लीड कर रहा है, अगर EMF को ऊपर निकाले। हालांकि आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि लीड कौन करेगा और कितने का फेज है। तो मैंने मेंटेन किया, देखो दोनों में कितने का फेज डिफरेंस दिख रहा है, 90 डिग्री का फेज है EMF और किसमें, करंट में। उसके बाद ये लीड कौन कर रहा है, EMF लीड कर रहा है, और आपका कौन है, करंट लैग कर रहा है। कितने डिग्री से, 90 डिग्री। क्या सही है, तो इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या, नहीं, दोनों चीज एक ही है बेटा। आई बात समझ में। अब सर अब मुझे बताइए यहां पे नेट EMF, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वोल्टेज बोल रहे हैं हम लोग, कौन, वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, पीक वोल्टेज। क्या लिखा मैंने, पीक, जिसको हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं, दैट इज पीक EMF। बराबर, पीक EMF को किससे डिनोट करेंगे बेटा अपन, E0 से। अब बताइए E0 जो है वो दोनों का E0R और E0L का एडिशन होगा या नहीं होगा। बेटा एडिशन तब किया जाता है जब दोनों के कंपोनेंट क्या हो, सेम हो। जैसे कि रजिस्टर और रजिस्टर हो तो किया जाएगा, इंडक्टर हो तो किया जाएगा। दोनों की देखो क्या बोलते इसको, दोनों देखो अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों में देखो यहाँ पे जो EMF और यहाँ पे EMF है, ये फेज अलग अलग शो करता है। जब यहाँ पे EMF ऐसा हो तो यहाँ पे EMF ऐसा है, ऐसा इन द सेंस ऊपर जा रहा है कि EMF नहीं। जब करंट आपका यहाँ पे कैसा लो हो रहा हो तो यहाँ पे EMF क्या होगा, लो होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज हाई होगा।
इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है, फेज दिखाई दे रहा है। तो फेज में यहां पे देखो, ध्यान देना, फेज के लिए हम लोग लिखेंगे बेटा ई, कौन सा ई, ई नॉट। ई नॉट का फार्मूला अपन लिख सके, देखो फेज में मतलब एंगल जब होता है तो अपन रिजल्टेंट का देखो क्या निकाल सकते, रिजल्टेंट का फार्मूला सबको याद है बेटा, कौन सा बोलो, कौन दो चीजें हैं, ई नॉट आर स्क्वेयर प्लस ई नॉट एल स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ई नॉट आर इंटू ई नॉट एल। ये अपना रिजल्टेंट का फार्मूला याद होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी, और लास्ट में बचता है कॉस ऑफ फाई लिखेंगे बेटा। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाई, दोनों के बीच का एंगल। अब कौन दो चीजें हैं, ई नॉट और ई नॉट आर और ई नॉट एल। अब देखो ई नॉट आर इधर है और ई नॉट एल ऐसा है या नहीं है, दोनों में फेज एंगल कितना है, ये बात समझ में आई। तो अगर मैंने यहाँ पे फेज एंगल अगर 90 डिग्री रखा तो cos 90 की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। ये पूरी चीज कितनी बन जाएगी, 0। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ ई नॉट आर स्क्वेयर प्लस ई नॉट एल स्क्वेयर। तो यहां पे अपन डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते दोनों का, अगर सिर्फ रजिस्टर होता तो दैट इज VR1 प्लस VR2 ऐड किए होते। व्हाई, बिकॉज वोल्टेज दोनों के लिए कैसा होता, फेज में सेम होता। बात समझ में आई। तो यहां पे ये फेजर क्वांटिटी बन गई अभी फिलहाल। तो फेजर क्वांटिटी की वजह से, उस फेज एंगल की वजह से अपने को ये वाला कंसेप्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा, ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इसके हिसाब से देखो ये अपने को मिल गया बेटा। तो आपको मिला कौन सा, पीक वैल्यू मिल गई, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ई नॉट एल स्क्वायर मिली। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अरे हाँ या ना, तो वोल्टेज इज इक्वल टू, बोलो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक। तो अपन अभी रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कौन है, रजिस्टर है, ये कौन है, इंडक्टर है। रजिस्टर क्या कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है। दोनों के अपोज करने के मेथड अलग अलग, लेकिन दोनों भी अपोज करना ना। हो सकता है जब ये अपोज कर रहा हो तो ये सपोर्ट कर रहा हो, जब ये अपोज कर रहा हो तो ये अपोज कर रहा हो। बेटा जब करंट लो होता है तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है करंट बढ़ाने के लिए, और जब करंट बढ़ता है तो इंडक्टर कैसा काम करता है, अपोज करता है करंट कम करने के लिए। तो इसका तो बिहेवियर अलग है ना। तो दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा उसको अपन लिखेंगे बेटा Z। जैसे कि इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस बना था वो क्या था, XL, उसका नाम क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये क्या लिखा जाएगा, Z, और Z का नाम होता है बेटा क्या, दैट इज एम्पीडेंस। क्या लिखेंगे हम लोग, एम्पीडेंस। नहीं दिख रहा कैमरे में, तो Z को अपन क्या लिखेंगे बेटा, बोलो व्हाट इज द Z, दैट इज एम्पीडेंस। क्या बोलेंगे, तो याद रखना है कभी भी कौन सी चीज, XL इज व्हाट, सिर्फ इंडक्टर होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन जब कॉम्बिनेशन आ जाए, वो RL हो, RC हो, LC हो या RLC हो, तो जो इफेक्टिव अपोजिशन क्रिएट होगा उस इफेक्टिव अपोजिशन को हम लोग क्या नाम देंगे, एम्पीडेंस। बात समझ में, डिनोटेड बाय Z। हो गया क्लियर, ओके। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या बना, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलो बेटा अंडर रूट ऑफ, बोलो अंडर रूट ऑफ, हाँ ये भी वोल्टेज है ना, व्हाट इज द वोल्टेज, हाँ करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है इसके लिए, R, तो I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस वोल्टेज, वोल्टेज इज व्हाट, करंट स्क्वायर इनटू XL स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे आया, ओम्स लॉ समझ में आया ना। इंडक्टर के लिए कौन है, अपोजिशन XL, और रजिस्टर के लिए कौन है, R। इसमें से देखो सबके लिए, दोनों के लिए करंट कैसा लिखा मैंने, सेम वैल्यू लिखी बेटा, क्यों, क्योंकि करंट दोनों के लिए कैसा है, सेम। अब इसमें से कॉमन निकलेगा I नॉट Z, बोलो I नॉट स्क्वायर बाहर निकलेगा, कौन बनेगा, I नॉट, ब्रैकेट में बचा कितना बेटा, बोलो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो I नॉट क्या हुआ, कैंसिल। तो Z की वैल्यू इस सर्किट के लिए कितना बनेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये रहा Z का फॉर्मूला। क्लियर है। अब सुन लो सर, अब बताइए हमको करंट का इक्वेशन लिखना है। ईएमएफ का इक्वेशन तो हम लोगों ने लिख लिया, E इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टिव सर्किट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब इसमें तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो जब मैंने ईएमएफ का इक्वेशन लिखा तो मेरे को करंट का इक्वेशन लिखना आना चाहिए।
तो करंट का इक्वेशन के लिए पहले तो फेज चाहिए पता, -π/2 लिखे, +π/2 लिखे, या π/2 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है ना, 180 भी हो सकता है। तो मुझे बताइए अब ये सर्किट में ध्यान से देखो और मुझे बताइए यहां पे नेट कितने का फेज डिफरेंस होना चाहिए करंट में और ईएमएफ में। फेजर डायग्राम अगर निकाले, देखो ये कौन है बेटा आपका, बोलो I0, और इधर ही कौन है बेटा, बोलो ये आपका E0 निकालेंगे। E0 कौन वाला, R, ये कौन है आपका I0, ये समझ में आया। ये कौन है बेटा, बोलो, तीनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं मैं फेजर डायग्राम। बोलो ये कौन है आपका E0, कौन सा वाला, L वाला। करंट ऐसे निकाले क्या, करंट हमेशा कौन से वाले एक्सिस में निकाल रहा हूं मैं, हमेशा X वाले। तो आप मुझे बताइए E0R और E0L दिख रहा है। इसमें अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको यहां पे दिखाई देगा इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, बीच से निकलेगा कहीं पे, यहां पे निकलेगा इस तरह से, और ये एंगल आएगा कितना बेटा, बोलो फाई। और ये जो रिजल्टेंट निकला, क्या इसको मैं बोल सकता हूं दैट इज E0, ये वाला। अरे दोनों का रिजल्ट है ना, E0L E0R, ये निकला रिजल्टेंट, दिस इज डिनोटेड बाय E0। और ये दोनों में मतलब किसमें, करंट में और ईएमएफ में कितने का फेज दिख रहा है, फाई। ये फाई कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री। अगर मैंने ये लिखा यहां पे वोल्टेज की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी, किसका, रजिस्टर नहीं रहा, सिर्फ कौन रहेगा, इंडक्टिव वोल्टेज रहेगा। तो करंट में और वोल्टेज में कितने का फेज, 90 का फेज। लेकिन ये आ गया ना, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ। तो अभी फेज कितना एंगल दिख रहा है, फाई। तो अभी भी बताइए वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है बेटा, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो जब 90 से लीड कर रहा था तो आपने क्या लिखा था, प्लस। करंट के लिए क्या लिखा था, लैग कौन कर रहा था, करंट लैग कर रहा था, तो आपने क्या लिखा था, -π/2। अब कितने से लैग कर रहा है, 5 से। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा करंट के लिए, बोलो I = I0 sin ω t, क्या लिखोगे, -5। पहले क्या लिखते थे, π/2, क्योंकि आपका ये लाइन किस पे अलाइन करता था, E0L पे। आई बात समझ में, है या नहीं, इजी। तो ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कौन सी चीज, बोलो हियर द करंट लैग्स द ईएमएफ बाय हाउ मच एंगल, 5 एंगल, या फिर 5 रेडियन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज है अपनी, ओके। अब देखो क्या क्या चीजें निकले, आपका ईएमएफ निकला, ठीक है, जेड निकला, इक्वेशन बना है किसका बेटा, बोलो करंट का इक्वेशन, उसके हिसाब से आपने क्या लिखा, उसका ऑब्जर्वेशन। अब बचती बात कौन सी, सर I0 की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द I0। एक्सेल में क्या बनता था, बोलो एक्सेल में I0 क्या बनता था, एल वाले सर्किट में E0 XL। यहां पे क्या बनेगा, बोलो E0 XL के जगह पे क्या आएगा अभी, Z। समझा। तो बेटा E0 इज E0, Z इज वैल्यू कितना बनता है, Z इज √R² प्लस XL। क्लियर है सर। ये एंगल कैसे निकाले, तो इसको क्या करना है, मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन निकालता हूं। ये कौन है बेटा, E0L है, तो नहीं है E0L। ये कौन है बेटा, बोलो सॉरी, हाँ ये अपना कौन है, दैट इज E0, और ये कौन है आपका I0। अब इसमें से एंगल निकाल सकते, कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, tan फाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपन न्यूमेरिकल के समय इस्तेमाल करेंगे फाई की वैल्यू। फिर पावर फैक्टर भी बताऊंगा आपको, पावर फैक्टर भी हर सर्किट का निकाल सकते हैं। पहले तो ये 3 इक्वेशन बनाना सीखेंगे, एक वोल्टेज का, एक एम्पीडेंस का, एक करंट का, और एक क्या निकालना, I0 निकालना। 4 चीजें निकालना सीखेंगे, क्लियर है। तो कौन सा सर्किट अपन देखे, RL सर्किट। अब क्या देखेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोलो आगे का कौन सा सर्किट, कौन सा कॉम्बिनेशन चाहोगे, RC देखेंगे, ठीक है। चलो RC के लिए बताइए क्या देखेंगे, मैं ड्रॉ करूंगा, आपको फटाफट बताना बेटा, ठीक है। तो सर्किट लिख रहा मैं RC सर्किट, ठीक है। ये रहा आपका कौन, रजिस्टर, ये रहा आपका कौन, कैपेसिटर, ये रहा आपका कौन, सोर्स, ठीक। ये R और ये L। हाँ बोलो इसका इक्वेशन बोलो फटाफट। हाँ ईएमएफ का इक्वेशन E = E0 sin ω t। करंट इधर ही जाएगा, इसके लिए फेजर डायग्राम बताइए कैसे बनेगा। इधर कौन आपका, हाँ बोलो E0R, इधर ही कौन रहेगा I0, क्योंकि दोनों में फेज का एंगल कितना होता है, 0।
कैपेसिटर के लिए कौन लीड करता है, कल का लास्ट वाली इसमें बताया मैंने, कौन लीड करता है बेटा। अगर मैंने इधर का हमेशा याद रखना एक्स में निकालना है कौन, किसको, करंट को। ये निकाला मैंने कौन सा, आई नॉट, तो ई नॉट सी ऊपर निकलेगा नीचे निकलेगा, नीचे, ये रहेगा आपका ई नॉट सी, क्योंकि ये कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। क्या हुआ बेटा, सॉरी एल लिखा मैंने, सी, ये आपका कौन है, आर। ठीक, बोलो पहले वोल्टेज, तो क्या लिखोगे, ई नॉट, बताइए अंडर रूट ऑफ, रिजल्टेंट निकलेगा ना, फेजर क्वांटिटी बन गई अभी ये, बोलो बेटा, ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ई नॉट सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई नॉट आर इंटू ई नॉट सी इंटू कॉस ऑफ फाई। व्हाट इज द फाई, ई नॉट आर और ई नॉट सी के बीच का एंगल। ठीक है, बताइए दोनों में एंगल, ये देखो ई नॉट इधर लिख लेंगे अपन, यहां पे निकलता फेजर डायग्राम। ठीक है, बोलो ये कौन आपका ई नॉट, इधर ही कौन है आपका आई नॉट, ई नॉट कौन सा वाला, आर वाला, ये कौन है बेटा, बोलो ई नॉट कौन सा वाला, सी वाला। एंगल कितना दिख रहा है दोनों में, 90, cos 90 की वैल्यू, और ई नॉट आर और ई नॉट सी में एंगल बना 90, ये दो क्वांटिटी दिख रहे हैं, इसके वजह से इसका एंगल कितना बना, cos 90, cos 90। तो फटाक से बेटा इसका आंसर बताइए, ई नॉट की वैल्यू कितनी बनेगी, अंडर रूट ऑफ ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ई नॉट सी स्क्वायर, ये तो बाकी जीरो बन गया। आई बात समझ में, इसमें अपन वैल्यू डाल सकते हैं बेटा, वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, करंट, करंट कौन सा है, आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस। तो जब भी कॉम्बिनेशन दिखे, आरएल हो, आरसी हो या सीआर हो, जो भी हो, क्या होता है, जेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड, एम्पीडेंस। एम्पीडेंस के हिसाब से अंडर रूट आप क्या लिख सकते हो, बोलो आई नॉट वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बाहर, बोलो, इधर लिख रहे अपन। ठीक है, बोलो आई नॉट स्क्वायर निकलेगा कॉमन, ठीक है, सॉरी इधर लिखेंगे, आई नॉट निकलेगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, बोल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कौन बचा अपना, आई नॉट इंटू जेड, आई नॉट, तो जेड की वैल्यू देखो इसके लिए कितनी बन रही है, आर स्क्वायर प्लस, ये बना जेड का फॉर्मूला। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब क्या बचता है बेटा, बोलो बेटा, करंट इक्वेशन। अब बताइए पहली चीज तो कौन लीड कर रहा है, अब यहाँ पे रिजल्टेंट निकलना पड़ेगा ना, ई नॉट आर और ई नॉट सी, ये क्या निकलता है, रिजल्टेंट, इसको अपन क्या नाम देते हैं, ई नॉट, ये जो निकला बराबर। और ई नॉट और आई नॉट में एंगल कौन है, फाई, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, जिसकी वजह से अपन करंट का जब इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन, बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, रीजन क्योंकि यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, देखो ऊपर आया, ठीक है ना, तो दैट इज एंगल कितना होगा, फाई, जिसमें आप आई नॉट की वैल्यू लिख सकते हो, व्हाट इज द करंट, वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना था ई नॉट और रेजिस्टेंस क्या है जेड, सो देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट और जेड की वैल्यू पुट अप करोगे, कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये रही पहली चीज, ये रही दूसरी, ये थर्ड, और ये रहा आपका ई नॉट का फॉर्मूला। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़े। किसी को भी दिक्कत बेटा, इसे आप लिख सकते हैं, कौन सा, इस वाली इक्वेशन से, कौन सी चीज बोलो, हियर कौन लीड कर रहा है, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फाई रेडियन, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब लास्ट वाला बचता है कौन सा, बोलो, कॉम्बिनेशन। हाँ, कौन सा सर्किट, एलसी लिखेंगे, ठीक है, इट इज एलसी सर्किट। ओके, बोलो बेटा कैसे निकलोगे, ये निकला आपका कौन, इंडक्टर, ये निकला कौन आपका, कैपेसिटर, ठीक, ये रहा आपका कौन सा, ईएमएफ का सोर्स, ये रहा सी, ये रहा एल, तो ई का फॉर्मूला बोलिए, ई का इक्वेशन बोलिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, अब बताइए करंट किधर, इधर, इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, किधर निकाले, ऊपर, तो ये निकाला मैंने आई नॉट, और ये रहेगा दैट इज ई नॉट, इसके लिए एल के लिए, इसके लिए बोलो करंट इधर रहेगा, ये कौन है आपका आई नॉट, वो किधर निकलेगा, नीचे, दैट इज ई नॉट इंटू सी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताइए अगर मैं फेजर डायग्राम को ड्रॉ करूं लाइक दिस, ये कौन है बेटा बोलो, आई नॉट, ये कौन है बेटा बोलो, ई नॉट, कौन सा, एल वाला, और ये कौन है आपका
ई नॉट कौन सा वाला? तो अगर मैं नेट ईएमएफ की बात करूं तो नेट ईएमएफ के लिए फार्मूला ई नॉट इज इक्वल टू क्या निकलेगा? अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलो, ई नॉट एल स्क्वायर प्लस ई नॉट सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई नॉट एल इंटू ई नॉट सी इंटू कॉस ऑफ फाई। फटाक से बोलो फाई की वैल्यू कितनी है? बेटा दोनों में ई नॉट एल और ई नॉट सी में एंगल दिख रहा है 180, कॉस 180 इज -1, तो माइनस आएगा सामने, बराबर। तो क्या बना फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये किसका फॉर्मूला? ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट इज इक्वल टू, हाँ, अंडर रूट ऑफ, बोलो ए, हाँ बोलो किसका फॉर्मूला? ये ई नॉट एल प्लस ई नॉट सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका स्क्वायर अगर निकाल दिया जाए तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। सर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर क्या ऐसे भी हो सकता है ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल? आपने कैसे प्रेडिक्ट किया कि यही चीज बड़ी है? क्योंकि देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिखा, तो यहां पे क्या आया था? माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो क्या बनता है? तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो ये ए माइनस बी तब लिखते जब ए की वैल्यू बड़ी हो और बी की वैल्यू छोटी हो। इसका मतलब ये कि अगर मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पे ऐसे मान के चलेंगे कि ई नॉट एल की वैल्यू, यहां पे लिख रहा हूं कि ई नॉट एल की वैल्यू ई नॉट सी से कैसी है? बड़ी है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो सकता है यहां पे ऐसे मान के चलो, यहां पे 10 वोल्ट हो, यहां पे 4 वोल्ट हो सकता है इधर 10 वोल्ट होगा तो इधर 4 वोल्ट होगा, डिपेंड करेगा कि आपका सीन कैसा बना है। आई बात समझ में? तो इसको आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, मतलब आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि इस सर्किट के अलावा, मतलब इस सर्किट में आपका यहाँ पे एक्सचेंज भी हो सकता है, ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल भी हो सकता है। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो ये बना आपका फॉर्मूला ई नॉट का, तो बहुत इजी फॉर्मूला बना है बेटा ये वाला, ठीक है ना? हाँ बताओ अभी आगे कैसे सॉल्व करें? हाँ, व्हाट इज द ई नॉट? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? Z इज इक्वल टू, बोलो आई नॉट इंटू, हाँ, XL, इसका माइनस आई नॉट इंटू XC, कॉमन क्या निकला? आई नॉट, ब्रैकेट में बचा XL माइनस XC, ये आई नॉट इंटू आई नॉट। सो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या बनती है? XL माइनस XC। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आपसे बेटा बोलो इसका क्या निकालना पड़ेगा अपने को? करंट का इक्वेशन। करंट की इक्वेशन के लिए पहले तो समझ लो ये अपना कौन है? दैट इज आई नॉट। अब आई नॉट होगा तो यहां पे बताइए ये कौन है आपका? ई नॉट, और ये कौन है? एल, और ये निकाला मैंने कौन सा? दैट इज ई नॉट सी। क्योंकि ये क्या कर रहा है? करंट से क्या कर रहा है? सॉरी, ई नॉट सी क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये वाला वोल्टेज दैट इज ई नॉट एल, अगर मैं मानू कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट, और इसको मैं मानू कि ई नॉट सी कितना है बेटा? 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट नीचे है और 10 वोल्ट किधर है? ऊपर दिख रहा है। दैट इज अ फेजर क्वांटिटी ना। तो मुझे बताइए ये अगर 10 की लाइन मैंने खींची तो ये किसकी कितनी की लाइन है? 4 वोल्ट की। तो 10 वोल्ट पॉजिटिव, 4 वोल्ट निगेटिव, तो कितना बना? 6 वोल्ट। तो यहां पे मैं निकालता हूं व्हाट इज दिस? दैट इज 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, तो बचा क्या है? 6। तो ये जो वैल्यू दिख रही है ये वाली, ये किसके बराबर है? दैट इज ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी के बराबर है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ई नॉट। ठीक है ना? ये किसके बराबर? ई नॉट के बराबर। तो ये देखो, ये रहा वोल्टेज और ये रहा करंट, तो दोनों में एंगल कितना है? 90। अब बताइए यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है? वोल्टेज, क्योंकि ये ऊपर है, लीड कर रहा है। अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, याद होगा, क्वाड्रेंट की वैल्यूज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं अपन। ठीक है? यदि ये सर्किट में आपको देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट किसकी डोमिनेंसी ज्यादा है बेटा? इंडक्टर की डोमिनेंसी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या वैल्यू आई? ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। तो इंडक्टिव सर्किट की डोमिनेंसी ज्यादा है। अगर यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट की डोमिनेंसी ज्यादा होती तो फॉर्मूले में क्या आता? ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल आता। तो इसका मतलब ये जो आप नीचे छोटी लाइन निकाले, ये लाइन कैसी बनती? बड़ी बनती। ये 10 वोल्ट की बनती और 4 वोल्ट की ई नॉट एल की बनती। तो आपका नेट वोल्टेज कहां पे आता? नीचे में आता। तो कौन लीड करता? करंट ऊपर जाता, ये वाला करंट, और ये कौन है? वोल्टेज। तो हु इज लीडिंग नाउ? करंट। इसका मतलब ये दिमाग में रखिए कि इंडक्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, और कैपेसिटिव हो गया तो करंट लीड करेगा। ये तो हमने पहले भी सीखा, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव में, नो डाउट। तो अभी एंगल कितना आ रहा है बेटा? नेट एंगल
तो इसका अगर मतलब ये होता है कि आई इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बताइए। आई इज इक्वल टू बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखूं मैं, प्लस माइनस पाई बाय 2 लिखूंगा, बराबर है, प्लस माइनस पाई बाय 2। मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 किसके लिए लिखूंगा बेटा बोलो, या फिर चलो माइनस लिखता हूं, पहले माइनस किसके लिए लिखूंगा, फॉर ई नॉट एल इज ग्रेटर देन ई नॉट सी अगर होगा तो, या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 तब लिखूंगा जब ई नॉट सी ग्रेटर होगा ई नॉट एल से। आई बात समझ में, ये है कंसेप्ट। ठीक, तो अपन ने कितने सर्किट देखे, 6। दैट इज पहला कौन सा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, आर एल, आर सी, एल सी। और किसमें लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, करंट हमेशा किसके साथ रहेगा, वोल्टेज के साथ रहेगा। कौन से सर्किट में, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट में, कौन सा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। और करंट लीड करता है कौन से वाले सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में। और कहां पे लैग करेगा, इंडक्टिव सर्किट में। और बाकी जो चीजें बचती है कौन सी, आर एल, आर सी, इसमें कौन लीड करता है बोलो, आर एल में कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। अरे इंडक्टर है ना यहाँ पे, वोल्टेज लीड करेगा, लेकिन एंगल कितना बनेगा, 90 रहेगा क्या, नहीं, कितना रहेगा, फाइव। आर सी में कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा, कितने एंगल से, 5। और ये सर्किट में डिपेंड करता है किसकी डोमिनेंसी ज्यादा है। आई बात समझ में, तो ये अपने रहे 6 सर्किट। अब इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर पढ़ेंगे, और पावर फैक्टर के बाद यहाँ पे फाई निकालना, मतलब फेज एंगल निकालना टैन के हिसाब से, ये भी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग और चीजें, और एक सर्किट अपना बचता है तो दैट इज आरएलसी, तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, इसके ऊपर देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। माइनस ई नॉट सी के बराबर है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट। ठीक है ना, ये किसके बराबर, ई नॉट के बराबर। तो ये देखो, ये रहा वोल्टेज और ये रहा करंट, और दोनों में एंगल कितना है। अब बताइए यहाँ पे लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज, क्योंकि ये ऊपर है, लीड कर रहा है। अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, याद होगा, क्वाड्रेंट की वैल्यूज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं अपन। ठीक है, यदि ये सर्किट में आपको देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट किसकी डोमिनेंसी ज्यादा है बेटा, इंडक्टर की डोमिनेंसी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या वैल्यू आई, ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। तो इंडक्टिव सर्किट की डोमिनेंसी ज्यादा है। अगर यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट की डोमिनेंसी ज्यादा होती तो फॉर्मूले में क्या आता, ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल आता। तो इसका मतलब ये जो आप नीचे छोटी लाइन निकाले, ये लाइन कैसी बनती, बड़ी बनती, ये 10 वोल्ट की बनती और 4 वोल्ट की ई नॉट एल की बनती। तो आपका नेट वोल्टेज कहां पे आता, नीचे में आता। तो कौन लीड करता, करंट ऊपर जाता, ये वाला करंट, और ये कौन है, वोल्टेज। तो हु इज लीडिंग नाउ, करंट। इसका मतलब ये दिमाग में रखिए कि इंडक्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, और कैपेसिटिव हो गया तो करंट लीड करेगा। ये तो हमने पहले भी सीखा, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव में, नो डाउट। तो अभी एंगल कितना आ रहा है बेटा, नेट एंगल। तो इसका अगर मतलब ये होता है कि आई इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बताइए। आई इज इक्वल टू बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखूं मैं, प्लस माइनस पाई बाय 2 लिखूंगा, बराबर है, प्लस माइनस पाई बाय 2। मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 किसके लिए लिखूंगा बेटा बोलो, या फिर चलो माइनस लिखता हूं, पहले माइनस किसके लिए लिखूंगा, फॉर ई नॉट एल इज ग्रेटर देन ई नॉट सी अगर होगा तो, या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 तब लिखूंगा जब ई नॉट सी ग्रेटर होगा ई नॉट एल से। आई बात समझ में, ये है कंसेप्ट। ठीक, तो अपन ने कितने सर्किट देखे, 6। दैट इज पहला कौन सा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, आर एल, आर सी, एल सी। और किसमें लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, करंट हमेशा किसके साथ रहेगा, वोल्टेज के साथ रहेगा। कौन से सर्किट में, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट में, कौन सा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। और करंट लीड करता है कौन से वाले सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में। और कहां पे लैग करेगा, इंडक्टिव सर्किट में। और बाकी जो चीजें बचती है कौन सी, आर एल, आर सी, इसमें कौन लीड करता है बोलो, आर एल में कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। अरे इंडक्टर है ना यहाँ पे, वोल्टेज लीड करेगा, लेकिन एंगल कितना बनेगा, 90 रहेगा क्या, नहीं, कितना रहेगा, 5। आर सी में कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा, कितने एंगल से, 5। और ये सर्किट में डिपेंड करता है किसकी डोमिनेंसी ज्यादा है। आई बात समझ में, तो ये अपने रहे 6 सर्किट। अब इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर पढ़ेंगे,
और पावर फैक्टर के बाद यहाँ पे फाई निकालना, मतलब फेज एंगल निकालना टैन के हिसाब से, ये भी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग और चीजें, और एक सर्किट अपना बचता है तो दैट इज आरएलसी, तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, इसके ऊपर देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। सो नाउ क्वेश्चन इज अ सीरीज circuit contains a resistor of 20 ohm, a capacitor and an ammeter of negligible resistance. It is connected to the source of 220 volt 50 hertz. If the reading of the ammeter is 2.5 ampere, calculate the reactance of capacitor. अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो सर्किट है पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर्किट कौन सा है। ठीक है, सीरीज सर्किट कंटेन्स रजिस्टर, रजिस्टर भी लगाया गया है बेटा, और साथ में क्या लगाया गया है, कैपेसिटर। इसका मतलब आपका सर्किट ये कौन सा रहेगा, आरसी सर्किट रहेगा। ठीक है ना, ये आर और आपका ये सी सर्किट, क्लियर, आर और सी, और ये लगाया गया कौन सा वाला सप्लाई, एसी सप्लाई, क्लियर। तो गिवन डेटा के हिसाब से हमको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका 220 वोल्ट दिया है, ये 220 वोल्ट कौन सा रहेगा, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या कौन सी इंस्टंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। जो चीज आपको बोली नहीं गई है वो हमेशा कौन सी वैल्यू आएंगी, आरएमएस वैल्यू, दैट इज 220 वोल्ट बेटा। उसके बाद क्या दिया, रजिस्टर भी दिया, आर की वैल्यू कितनी है 20 ओहम, और फ्रीक्वेंसी दी है एफ इज इक्वल टू हाउ मच 50 हर्ट्ज, और एक चीज दिया, देखो कितना एमीटर की रीडिंग कितनी नजर आएगी। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एमीटर जो है वो एसी सप्लाई को मेजर नहीं कर सकता। अरे अल्टरनेटिंग करंट का देखिए दोनों भी साइड में डायरेक्शन क्या होते रहेगा, हमेशा चेंज, जिसका जैसे आपका एमीटर का कांटा लेफ्ट एंड राइट हो सकता है, एक सेकंड में कितने टाइम्स 50 टाइम, जिसके जैसे वो रीडिंग शो ही नहीं करता है, बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम लोगों ने क्या किया था कि एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, ये रीडिंग आपका शो करने के लिए हम लोगों ने कौन सा इफेक्ट दिखाया, हीटिंग इफेक्ट। तो आपका अल्टरनेटिंग करंट का इक्विवेलेंट क्या तैयार किया हम लोगों ने, हीट, जो कितना हीट बनाता है डीसी के बराबर, जो डीसी बनाएगा, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था उस करंट को या फिर वोल्टेज को, आरएमएस, क्या बोला था। तो ये जो करंट आपको दिया है आईआरएमएस, ये रहेगा कितना 2.5 एम्पियर, क्लियर। तो आपको निकालना क्या है बेटा, बोलो, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ, निकाल सकते, कोई दिक्कत है बेटा किसी को, कैसे निकालेंगे बोलो। हाँ, ये सर्किट में जो अपोजिशन क्रिएट होगा वो कौन सा होता है बेटा, बोलो, अरे कौन सा होता है, रिएक्टेंस होता है या इंपीडेंस होता है। तो इंपीडेंस इज डिनोटेड बाय इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अगर इंडक्टर होता तो एक्सी स्क्वायर, तो इसमें से क्या निकालना हमको, एक्सी निकालना बेटा। तो दोनों भी साइड का क्या करो, स्क्वायर करो, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो दिस इज एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो देयरफॉर एक्सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्सी की वैल्यू पुट अप करिए, जेड की वैल्यू पुट करिए, बोलो बेटा जेड की वैल्यू दी है, अरे दी है क्या, तो कैसे निकाले, आर की वैल्यू दी है क्या, तो हम जेड की वैल्यू सोचिए कैसे निकालेंगे। देखो ईआरएमएस भी है और आईआरएमएस भी है, ये है आपका वोल्टेज, ये आपका करंट, और वोल्टेज और करंट से क्या मिलता है, रजिस्टर। रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बोलो, हाँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ, ईआरएमएस वोल्टेज बाय करंट। ये बात समझ में आई। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी बेटा, बोलो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये कितना है 2.5 एम्पियर, तो कितना होगा, तो 220 बाय 2.5, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 00, नीचे लिख सकते हैं 25। ये बात समझ में आई। एक पॉइंट से हम लोगों ने न्यूमरेटर को सरकाया, एक पॉइंट से डिनोमिनेटर को सरकाया, क्लियर है। तो बोले बेटा कितना बनेगा, 2200 डिवाइडेड बाय 25, हाउ मच इट इज 88 ओहम। तो आपका बना ये 88 ओहम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 88 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर। आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट आप बोलो 88 प्लस 20, 88 माइनस 20, तो इसको करके आप सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आता है बेटा, बोलो, किसने निकाला है, आसपास में नियर अबाउट वैल्यू बताइए इसकी। सो एक्सी की वैल्यू जितनी भी आएगी वो किस में रहेगी, ओहम में रहेगी। 88 plus 20 is how much it is, 108 into that is 68, कितना बनता है, तो अंडर रूट ऑफ 108 into 68 कितना बनेगा, अंडर रूट में 734। बेटा अप्रोक्स वैल्यू बताइए फटाक से, 85 पॉइंट समथिंग, यस 85.69 के आसपास, तो 85.6 ओम के आसपास इसका आंसर रहेगा। ये बात समझ में आई।
तो इस तरह से अपन ने निकाला कौन सी वैल्यू, एक्सी की वैल्यू। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। हाँ, पे अटेंशन प्लीज, सुनाओ। An AC circuit consists of a series combination of circuit elements X and Y। एक AC सर्किट है जो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, एलिमेंट शो करता है X and Y। The current is a head of voltage in phase by pi by 4। इसमें हमको नहीं पता कि यहाँ पे कुछ दो एलिमेंट दिया है। एलिमेंट का मतलब क्या है बेटा, बोलो। कुछ कंपोनेंट दिए बेटा, यहाँ पे एक, यहाँ पे, और सीरीज में क्या लगाया गया है, यहाँ पे, इस तरह से। क्लियर? और ये आपका एसी सप्लाई, ठीक। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 किसमें है, सीरीज में। इसका नाम उन्होंने क्या बोला, एक्स, और इसका क्या बोला है, वाई। लेकिन इस सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका करंट आपके वोल्टेज को, उसने बोला देखो, द करंट इज अ हेड ऑफ वोल्टेज। करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। हेड इसका मतलब क्या है, आगे है। कितने डिग्री से, कितने रेडियन से, पाई बाय 4। अब मुझे बताइए ये सर्किट कौन सा होना चाहिए जिसमें करंट आपका क्या करता है, लीड करता है। तो एक तो कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट, या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, या फिर आरसी सर्किट। इसका मतलब कैपेसिटर का डोमिनेंसी होगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अगर होगा तो करंट कितने फेज से लीड करता है, पाई बाय 2। और ये सर्किट कौन सा, इसमें कितना एंगल दिखा रहा है, इसका मतलब ये प्योरली कैपेसिटिव है या आरसी है। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नाउ इफ एलिमेंट एक्स इज प्योर रजिस्टर ऑफ 100, चलो दे तो दिया है उन्होंने, कितना बोला, ये 100 ओम का रजिस्टर दिया है, आर की वैल्यू। क्लियर? नेम द सर्किट एलिमेंट वाई। तो सर्किट एलिमेंट वाई कौन होगा, डेफिनेटली कौन होगा, कैपेसिटर होगा बेटा। क्या होगा, कैपेसिटर। एंड उसके बाद नंबर 2, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। किसका वैल्यू निकालना है, आईआरएमएस निकालने की है वैल्यू। इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मतलब कौन सा दिया है, ईआरएमएस की वैल्यू दी है बेटा कितनी, 141 वोल्ट। ठीक। व्हाट विल हैपन इफ एसी सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय डीसी सोर्स। एसी सोर्स को अगर क्या किया हम लोगों ने, डीसी सोर्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तुम लोग आईआरएमएस निकालेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे आईआरएमएस, बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे बेटा कौन है हमारा करंट लीड कर रहा है, ये रहा हमारा कौन, हमारा करंट आई नॉट, और ये हमारा कौन है बेटा, बोलो, ए नॉट, और ये हमारा कौन होगा उसका, ये कौन सा है, ई नॉट, कौन सा, सी वाला, और ये कौन बनेगा हमारा, ई नॉट। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। उसके बाद ये एंगल कितना हमारा, 5 की वैल्यू कितनी, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। ये बात समझ में आई? अब ये कौन, ये लाइन किसको इंडिकेट करता है, अगर हम लोगों ने रिएक्टेंस, इंपीडेंस या फिर रजिस्टर के फॉर्म में लिखा तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग इसको अगर क्या किए, इसको क्या किए बोलो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आर नहीं लिख सकते। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? कैसे आया बताइए, आर। अगर हम लोग बोल रहे ई नॉट सी, और ये क्या हुआ बोलो, एक आपका करंट है आई नॉट, नो डाउट। करंट के साथ साथ रजिस्टर का भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट आर। तो ई नॉट आर को आई से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, ये बात समझ में आई? ये दोनों के लिए करंट बेटा इधर ही है। ये कौन है हमारा, आई नॉट, ये कौन है हमारा, आई नॉट। इसके लिए वोल्टेज किधर होगा, ये होगा वोल्टेज, दैट इज ई नॉट आर, और इसके लिए ई नॉट सी, ये रहा ई नॉट सी। तो ई नॉट सी को, तो दोनों के लिए करंट कैसा है, सेम डायरेक्शन में, द करंट इज सेम फॉर बोथ द एलिमेंट्स, जिसके वजह से हम लोगों ने ई नॉट सी को डिवाइड किया किससे, आई से, तो क्या बना, रजिस्टर बना, बराबर है। ये वैल्यू किसकी वैल्यू इंडिकेट करता है बोलो, एक्सी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक्सी, तो क्या हम इसको एक्सी लिख सकते हैं हम लोग, और इस वोल्टेज को आई नॉट से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, आर। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर, और इनका रिजल्टेंट जो दिखाई देता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड, ई नॉट बाय आई। तो ई नॉट इज व्हाट, दैट इज उसका रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये बात समझ में आई? अब बताइए हमें इसमें से कौन से चीजें पता है कि जिसके वजह से हम लोग क्या निकाल पाए, आईआरएमएस निकाल पाए। अब यहां पे देखिए ईआरएमएस दिया है और आईआरएमएस दिया है, वोल्टेज दिया है और करंट निकालना है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, सुनिए बताइए। ओम्स लॉ क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, बोल, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, इसमें कौन है बेटा, बोल, जेड है। ये सर्किट में कौन है, V को क्या लिख सकते, ईआरएमएस, I को क्या लिख सकते, आईआरएमएस। आपको निकालना क्या है, आईआरएमएस इज इक्वल टू ईआरएमएस बाय जेड। तो ईआरएमएस पता है, जेड पता ही क्या, तो जेड कैसे निकाले फिर। अब सुनो, जेड की वैल्यू निकालने के लिए जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एक्सी स्क्वायर सॉरी। क्या हमारे पास एक्सी निकालने के लिए कोई प्रोविजन है? कैपेसिटर की वैल्यू दी है क्या? अगर कैपेसिटर की वैल्यू दी नहीं है तो हम लोग एक्सी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्सी का फार्मूला कितना होता है बेटा? एक्सी इज इक्वल टू बोलो 1/ω/c। तो एक्सी ऐसे नहीं निकाल सकते, तो एक्सी निकालने के लिए दूसरा एक फार्मूला है, कौन सा बेटा? गिवन डेटा इज ऑलवेज वीक पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दिया कौन है? यहाँ पे एंगल दिया है, कितना एंगल है बेटा? बोल π/4। तो π/4 की कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है? ये एंगल की कौन सी वैल्यू है? हाइपोटेनियस। आर हमको पता है क्या? हाँ, ये कौन सी साइड हुई? एडजेसेंट। उसमें हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? cos phi इज इक्वल टू बोलो एडजेसेंट साइड r बाय हाइपोटेनियस z। ये बात समझ में आई? तो ऐसे आपको लिंक करते चलना बेटा। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू बोलो r बाय cos phi। सो इक्वल टू r की वैल्यू कितनी रही? 100 डिवाइडेड बाय cos phi की वैल्यू बोलो cos इज π/4 कितना बनता है? cos कितना है एंगल? हाउ मच? 45 डिग्री। cos 45 इज तो कितना बना? √2 इंटू 100। ये √2 की वैल्यू कितनी? 1.41 इंटू 100 कितना बना? 141 क्या बना? ये ओहम। ये मैंने आपको किन सी वैल्यू? z की वैल्यू। अब यहाँ पे z की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। यार एमएस की वैल्यू कितनी है? 141 और z की वैल्यू कितनी है? 141। कितना बना? 1 क्या? एम्पियर। आई बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू सॉरी कट कर शिला, ठीक है आगे बढ़े। व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट। उन्होंने बोला है कितना? एक इंडक्टर कनेक्टेड टू कौन से? 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज का इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है बेटा कौन सा? बोलो। अगर उन्हें बोला डीसी वर्ड तो समझ के चलना है वो कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। वही तो होता है ना, हिट सेम शो करेगा ना आरएमएस वैल्यू। करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा इसमें? 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट। व्हेन द सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। अभी उसी सोर्स को किसमें कन्वर्ट किया? अल्टरनेटिंग में। पहले कौन था? ये डीसी, अब क्या बना? एसी। डीसी के समय वोल्टेज कितना था? 200। अभी भी वोल्टेज कितना है? 200। लेकिन करंट कितना ड्रॉप हुआ? 0.5 पे चला गया, हाफ हो गया बेटा। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की वैल्यू थी वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, ओनली 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज। एक्सप्लेन व्हाई, आल्सो कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो यहां पे याद रखिएगा, कभी भी पहले अगर आपको डीसी की वैल्यू दी हो तो डीसी की वैल्यू से हमको क्या मिल सकता है? डीसी में क्या क्या, पहले तो बताइए क्या क्या चीजें हमको दिया है। दैट इज, पहले तो दिया है वोल्टेज, ईआरएमएस वैल्यू कितनी है बेटा? 200 वोल्ट। और उस समय आपका आरएमएस की वैल्यू कितनी है? कितना है? 1। तो आरएमएस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं इसको बोलता बेटा कौन सा? दैट इज वी बोलूंगा फिलहाल, और इसको क्या बोलूंगा? आई बोलूंगा। ठीक, तो डीसी में डायरेक्टली आप इससे क्या निकाल सकते हैं? हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्किट में कौन से कंपोनेंट है? एक रजिस्टर है और दूसरा कौन है बेटा? इंडक्टर है ना, क्योंकि उनको क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस। किसमें बेटा? सीरीज में। अरे है या नहीं है? तो जब आपका यहाँ पे डीसी सप्लाई हो, तो जहां डीसी सप्लाई की वैल्यू आती है वहां पे अगर करंट का चेंज नहीं होगा तो सर्किट मुझे बताइए, ये रहा रजिस्टर और ये रहा इंडक्टर। फटाक से बोलिए, अगर ये सप्लाई डीसी का हो इस तरह से, तो क्या इंडक्टर आपका इंडक्टर की तरह बिहेव करता है? तो इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह। अरे किसी भी तरह से अपोज करेगा क्या बेटा? अगर डीसी सप्लाई हो, देयर इज नो चेंज इन द करंट, इट मींस दैट देयर इज नो चेंज इन द magnetic field. If suppose there is no change in the magnetic field, what will happen? There is no change in the magnetic flux. According to Faraday's law, if suppose there is no d phi by dt, it means that there is no induced EMF. तो ये अपोज ही नहीं करेगा। अपोज नहीं करेगा मतलब एक्सएल की वैल्यू कितनी रही? 0 रही। आर रहेगा क्या? डीसी के लिए आर रहेगा क्या? डीसी के लिए याद रखना, डीसी हो या एसी हो, आर इज आर। आर हमेशा एक्टिवेट रहेगा, वो अपोज करेगा, वो आपका एसी सप्लाई हो या डीसी सप्लाई। ये बात समझ में आई? तो अगर डीसी का कंसेप्ट आता तो ये तो आपका शॉर्ट हो गया इस तरह से, बराबर है। तो इसमें इस समय कौन सी वैल्यू रहेगी? आर की वैल्यू रहेगी। तो आर की वैल्यू फटाक से बोलो कितना बनेगा? आर इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। कितना है बेटा? बोलो 200 बाय 1। हाउ मच? 200 ओहम। अब हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया इसको?
ये एसी से रिप्लेस किया कितना है बेटा बोलो 220 या 200 वोल्ट बराबर। करंट कितना ड्रॉप हुआ बेटा 0.5 एम्पियर। ये वैल्यू कौन सी है आपकी आरएमएस वैल्यू रहेगी इस समय। बात समझ में आई। चलो आगे। तो अभी बताइए क्या अभी ये शॉर्ट रहेगा? नो। अभी ये इंडक्टर क्या करेगा अपना काम करना शुरू करेगा। वाई बिकॉज देयर इज अ चेंज इन करंट। बताइए क्या निकाला बेटा यहां पे? हाँ एल की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? एल। अब मुझे बताइए ये बना आर और इसके अक्रॉस में कितना है? एक्सी नहीं क्या रहेगा? एक्सएल। एक्सएल का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आर भी आया एक्सएल भी आया और जब यहाँ पे आर और एक्सएल दिखे तो दोनों का रिजल्टेंट जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? एम्पीडेंस। एम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय जेड। जेड का फॉर्मूला बोलिए जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फट बोलिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। हमको जेड पता है क्या? जेड निकाल सकते हैं नो डाउट। आर पता है क्या? हाँ सर। और आपको निकालना क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस डिनोटेड बाय एल। एल किसके अंदर छुपा है बताइए? एक्सएल का फॉर्मूला एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई एफ इनटू एल। बहुत बढ़िया। तो यहां से निकाल सकते। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एक्सएल। एक्सएल कहां से निकलेगा? यहां से। सर इसके लिए पहले तो क्या पता होना चाहिए? जेड। जेड कैसे निकलेगा? जेड इज व्हाट? जेड इज व्हाट? इंपेडेंस। इंपेडेंस मतलब वोल्टेज बाय वोल्टेज किसका कम है कितना है बोलो? दैट इज ई आर एम एस बाय एसी के लिए जब एसी रहेगा तभी जेड रहेगा। तो एसी की वैल्यू बोलिए ई आर एम एस कितनी? 200 और आई आर एम एस कितना है? 0.5 लिखे या 1 लिखे? 0.5। बेटा 0.5 का मतलब ये है कि ये सप्लाई कौन सा है? एसी। और एसी जब नाम निकालेंगे तभी जाके जेड आएगा सर्किट में। तो बेटा 0.5 का मीनिंग 1 बाय डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाएगा कितना बनाइए? 400 ओहम। तो ये बना आपका कौन? जेड। तो बेटा यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना बनेगा? जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो समझ में आई ना बात? तो बेटा आगे बोलो हाँ। सो देयरफॉर एक्सएल की वैल्यू बनी कितनी? अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 400 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू कितनी बेटा? 200 का स्क्वायर। अब बोलो कितना बनेगा बेटा? सॉल्व करने के बाद अंडर रूट में कितना आएगा? 160000 माइनस 40000 कितना बनता है अंडर रूट में वैल्यू? बराबर है। हाँ सॉल्व करने के बाद कितना आया था? 200√3। इतनी वैल्यू आ रही है किसकी? एक्सेल की ओहम में। ओके कोई दिक्कत है किसी को? √3 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं नो डाउट। ठीक है। तो अभी बची बात कौन सी? फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। ये इस्तेमाल करेंगे बोलो एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल की वैल्यू कितनी बनी बेटा बोलो? एक्सेल बाय 2 पाई एफ। तो एक्सेल की वैल्यू रही कितनी? 200√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। एफ की वैल्यू कितनी? 50 इंटू 200 100 इंटू 3.14 या फिर 100 200 बाय 100 इज हाउ मच? 2√3 बाय 3.14। √3 की वैल्यू कितनी बेटा बोलो? 2 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 3.14। 2 3 जा 6 7 2 जा 4 1 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3.46 बाय 3.14। अप्रॉक्स देखिए वैल्यू कुछ कैसी है? सेम दिखाई दे रही है। ऊपर की वैल्यू है 3.4 नीचे की वैल्यू है 3.1। ऊपर की वैल्यू 3.1 होती और नीचे की वैल्यू भी 3.1 होती तो आंसर कितना आता? 1 आता। लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको अपन अप्रॉक्स करके मिला के चलेंगे 1.1 1.2 के आसपास। तो 1.1 लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या है? एल निकला है। ये कौन है हमारा बेटा? इसका यूनिट बोलिए क्या रहेगा? हेनरी। बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसका आंसर निकला बेटा। तो सब जोड़ जंतर वाला खेल है। हर चीज को क्या करना है? कनेक्टेड करके चलना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बोलो। When an inductor L and a resistor R in a series are connected across 12 volt 50 hertz supply, a current of 0.5 ampere flows in the circuit. The current differs in phase from applied voltage by pi by 3 radian, that is 60 degree. Calculate the value of R. अब यहाँ पे जो चीजें दी है किसमें दी है बेटा बोलो? 12 वोल्ट दिया है। करंट कितना है बेटा बोल? 0.5। फ्रीक्वेंसी दी कितनी? 50 हर्ट्ज।
और आपका सर्किट कौन सा है बोलो, रजिस्टर भी दिखाई दे रहा है और साथ में कौन बोला उन्होंने, इंडक्टर। तो सर्किट कौन सा रहा, आरएल सर्किट। अपनी सी बात है, आरएल सर्किट में कौन लीड करता है, करंट या वोल्टेज, कौन लीड करता है, वोल्टेज, बराबर है। कितने से लीड कर रहा है ये बोलो, 5/3 रेडियन से लीड कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और निकालनी क्या आपको, यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, तो फटाफट बोलिए क्या क्या चीज दिया है बेटा, बोल ई आरएमएस दिया है, कितना ये है 12 वोल्ट। आई आरएमएस की वैल्यू दी है बेटा कितनी, 0.5 एम्पियर, बहुत बढ़िया। और फ्रीक्वेंसी दी कितनी, ओके। और क्या निकालना आपको, आर। फाई की वैल्यू कितनी, रेडियन, बहुत बढ़िया। बोलो बेटा, तो आपका इसका अभी देखो फाई जैसे दिखा तो अपने फेजर डायग्राम निकालना है। फेजर डायग्राम में ये लाइन किसको इंडिकेट करेगा, आर को। लीड कौन कर रहा है, कौन लीड करता है, वोल्टेज। ये ऊपर रहेगा मतलब ये कौन होगा, ई नॉट एल होगा। ई नॉट एल को डिवाइड करेंगे करंट से क्या बनेगा, एक्स एल बनेगा। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जेड। ये एंगल कितना होगा, फाई, बहुत बढ़िया। तो ये लाइन क्या है, फिर से एक्सएल, इसको पकड़ के अपन ने इधर रखा, बराबर है। तो ये एक्सएल है, ये आर है और ये फाई बेटा। और एंगल दिया है तो आप इसमें से आर निकालना। तो आर कौन सी साइड है हमारी, एडजेसेंट। एडजेसेंट है मतलब कौन सा वाला एंगल, साइन फाई, कॉस फाई या टैन फाई, कॉस फाई। तो इसका मतलब कॉस फाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय, जो चीज आपको निकालनी होती है उसी की तरफ पहले फोकस करना लगे तो आपको भले आपको उल्टा जाना पड़े। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग एकदम नीचे से करनी पड़ेगी। तो मैं यहां से शुरू किया है, कॉस फाई की वैल्यू दी है तो कॉस फाई का इस्तेमाल किया, आर बाय जेड, ठीक। सो आर इज इक्वल टू जेड इंटू कॉस ऑफ फाई। चलो अब जेड की वैल्यू सोचिए कैसे निकालेंगे, जेड इज व्हाट, दैट इज, इसका क्या है, एम्पीडेंस। एम्पीडेंस का फार्मूला क्या बोल सकते हैं, एम्पीडेंस के दो फार्मूले अभी इसके पहले बताया, एक तो अंडर रूट वाला फार्मूला या फिर वोल्टेज बाय करंट वाला फार्मूला। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, ओम्स लॉ। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट वाला इस्तेमाल करोगे या ओम्स लॉ इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हमको क्या दिया है बेटा, ईआरएमएस दिया है और आईआरएमएस दिया है बेटा। बोल ईआरएमएस क्या होगा, ईआरएमएस बाय आईआरएमएस। तो ईआरएमएस की वैल्यू कितनी 12, आईआरएमएस कितना 0.5 का मतलब है 1/2, तो ऊपर गया कितना बना 24 क्या ओम। तो डालिए जेड की वैल्यू कितनी बनी 24, और ये कॉस कितना है 60, cos 60 is how much 1/2, 24 by 1/2, 21/2, 12 क्या है ये किसकी वैल्यू रही, आर की वैल्यू रही। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा किसी को नहीं, आगे बढ़िए। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओहम एंड इंडक्टेंस 1 हेनरी। क्या रजिस्टर दिया है, वैल्यू आर की वैल्यू कितनी बेटा बोलो 300 ओहम, और एल की वैल्यू कितनी बेटा 1 हेनरी। इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी है एफ की वैल्यू बेटा कितनी 300 बाय ट्वाइस पाई हर्ट्ज, ठीक। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, फाई। फाई निकालना है, कैसे निकाले बेटा इसके लिए बोलो, एफ की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है। पहले तो बताइए सर्किट कौन सा हमारा, रजिस्टर, और साथ में लगाया गया कौन है, इंडक्टर। ये बात समझ में आई, दैट इज आर। और इसमें कौन लीड करता है, वोल्टेज या करंट, वोल्टेज। तो ये रहा आपका वोल्टेज का, ये रहा करंट का, बराबर है। तो करंट के अलग में कौन है आपका, रजिस्टर लिखा जाता है, इधर कौन लिखा जाता है, एक्सएल लिखा जाता है। बीच में कौन है बेटा बोलो, जेड। ये एंगल कौन है, फाई। ये अगर एक्सएल होगा तो इसको शिफ्ट किए, यहां पे लगा, ये क्या बना एक्सएल। अब बताइए आपके पास कौन से चीजें दी हुई है, एल है, मतलब ये एल किसके अंदर है, एक्सएल के अंदर है, बराबर है। एक्सएल कौन सी साइड है हमारी ट्रायंगल की, अपोजिट साइड। और साथ ही साथ क्या दिया है, आर। आर कौन सी साइड है हमारी, और अपोजिट और एडजेसेंट को दिखाने वाली कौन सी चीज होती है, कॉस फाई, टैन फाई, साइन फाई। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये कि हमको इस्तेमाल कौन सा करना है, टैन फाई। टैन फाई इज इक्वल टू बोलिए बेटा अपोजिट साइड, दैट इज एक्सएल बाय, बहुत बढ़िया। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बेटा बोल, 2 ओमेगा इंटू एल बाय आर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ इंटू एल बाय आर, बहुत बढ़िया। तो बोलो इसकी वैल्यू पुट अप करिए, 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू दी है कितनी 300 बाय ट्वाइस पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है 300, 2 पाई 300 कितना बनाइए tan फाई की वैल्यू 1, कितना बनता है
इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी है, इतनी मनी। हाउ मच, 1 कब होता है जब एंगल कितना हो, 55 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो